Good morning to all. Today we are going to understand the bondings in coordination compounds. Especially what is the crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है इसके बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होता है। लुईस एसिड और लुईस बेस के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उस कंडीशन में हम उसको मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं। जो लिगेंड होता है वो लुईस बेस कहलाता है और जो मेटल होता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। और जो लुईस बेस होता है उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली एम्प्टी ऑर्बिटल जो है मेटल के उसके साथ उसको डोनेट किए जा सकते हैं। और मेटल जो है वो एक एम्प्टी ऑर्बिटल कंटेन करता है जो आसानी से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से मतलब ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार होता है जो मेटल लिगेंड बॉन्ड के रूप में जाना जा सकता है, जिसको हम लुईस एसिड और लुईस बेस का फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। एक सिल्वर का आयन है जो कि एक मेटल है, जो मेटल एक्वस फॉर्म में है वो पॉजिटिव है, मींस उसमें स्पेस है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। वो इजीली अमोनिया के द्वारा दिए गए डोनेट किए गए जो लोन पेयर्स हैं उनको अकोमोडेट कर सकता है। मींस टू अमोनियाज, दो अमोनिया जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको सिल्वर को जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें था उसको वो डोनेट कर सकता है। तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के नाम से जाने जाते हैं। और मेटल्स में कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स और ज्योमेट्री वो उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी कलर को और उसकी ईज ऑफ ऑक्सीडेशन को मेंटेन करते हैं। वो एक उसको एक तरीके से डिफरेंट अल्टर करते हैं, ग्रेटली अल्टर करते हैं। यहाँ पे हमारे समझने की बात यह है कि लुईस बेस जो कि एज अ लिगेंड वर्क करता है और लुईस एसिड जो कि एज अ मेटल सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करता है, सेंट्रल मेटल होता है लुईस एसिड, तो उस कंडीशन में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिससे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी कोऑर्डिनेशन जो होती है उसके कलर और उसकी जो ऑक्सीडेशन पावर है उसको अल्टर कर सकता है। यहाँ पे कलर हमारे पास दो अलग अलग तरीके के कलर दिख रहे हैं, तो इसको वह अल्टर करता है, उसका कोऑर्डिनेशन लिगेंड। नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है और वो किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन करती है उसको देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल की तरह काम करता है जिसमें मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है उसको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बाद प्रोड्यूस हुआ बताया जाता है, जिसमें मेटल आयन और लिगेंड्स होते हैं। मतलब एक ऐसा मॉडल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है जिसमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो डेफिनेटली उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होंगे और वो इंट्रैक्शंस मेटल आयन और लिगेंड के बीच में होंगे। यहाँ पर लिगेंड्स को एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाता है इन केस ऑफ द आयन और point dipoles in case of neutral molecules. Ligands are termed as point charges and point dipoles. Point dipole किसे कहेंगे? जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे और जिसमें एनायंस वाला होगा वो उसे हम बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। और दी 5d ऑर्बिटल इन द आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयन हैव द सेम एनर्जी। तो अगर उस कंडीशन में जितने भी हमारे डी ऑर्बिटल्स कंटेंट मेटल्स होंगे वो सब डिजेनरेट होंगे। तो हमारे पास सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसे आया। लिगेंड्स को हमने समझ लिया कि वो एज अ पॉइंट चार्जेस हैं और पॉइंट डायपोल्स हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब जो डी ऑर्बिटल्स के संपर्क में आते हैं इस प्रकार के पॉइंट चार्जेस और पॉइंट डायपोल्स, तो क्या सिचुएशन होती है वो देख लेते हैं। जो डिजेनरेसी थी, क्योंकि सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो दिस degeneracy is maintained if spherically symmetrical field of negative charge surrounds the metal atom ion। तो उसके चारों तरफ रहते हैं तो उनकी degeneracy maintained रहती है। when this negative field is due to ligands in a complex it becomes asymmetrical and degeneracy of the d orbital is lifted।
अभी तक क्या हुआ, इसके पास में किसी भी प्रकार का, डी ऑर्बिटल के पास में किसी भी प्रकार का पॉइंट चार्जेस नहीं आए थे, यानी कोई लिगेंड्स नहीं आए थे। जैसे ही लिगेंड्स उसके आसपास आने लग जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है, तो उसकी डिजेनरेसी में चेंज आ जाता है, और उसकी डिजेनरेसी की वजह से डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। और इस प्रकार के स्प्लिटिंग वो उसकी क्रिस्टल फील्ड के जो इसकी पैटर्न्स हैं स्प्लिटिंग के, वो क्रिस्टल फील्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि इंटरेक्शन जो है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लिगेंड्स की तरफ से आते हैं और वो पोलराइज्ड होते हैं और मेटल लिगेंड पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल का, उसको जो कि एम्प्टी है, वैकेंट है, जिसमें कि इजीली अकोमोडेट हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अमोनिया का है वो इसके संपर्क में आता है और इस इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, वह एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। और डोनेट करने से एक बॉन्ड डायपोल जनरेट हो जाता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मेटल और अमोनिया के बीच में। और इस फिल्ड ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड डायपोल जनरेट होने के साथ साथ एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम कह सकते हैं। तो ये एक इसका इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें 6 लिगेंड्स मेटल एटम को घेरे रहते हैं, और डेफिनेटली जब 6 इलेक्ट्रॉन घेरे रहेंगे तो जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ऐसे रिपल्सन होने की वजह से तो लिगेंड्स एक दूसरे को जो टुवर्ड्स द लिगेंड एंड व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड, तो रिपल्सन इसमें होगा। रिपल्सन जो सिचुएशन है हमारी, वो ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करेंगी। हमारे पास 5 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं डी के, जिसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल्स हैं विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। यानी जो लिगेंड्स हैं अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल में 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं सिंपली जो क्या करते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं रिपल्सन को। और अगर रिपल्सन उनमें ज़्यादा होगा तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी डेफिनेटली। क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि उसमें रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। और इन केस ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये ऑर्बिटल दे आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, will be lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field। इनके कंपैरिजन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर कंपेरिजन में डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है, इतना रिपल्सन नहीं एक्सेप्ट कर पाते, नहीं महसूस करते, एक्सपीरियंस करते। तो जिसकी वजह से इसमें लेस रिपल्सन होता है, तो इसकी एनर्जी कंपेरेटिव देन दिस डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर कम हो जाती है, कम रहती है। तो जो डिजेनरेसी है डी ऑर्बिटल की, वो लिगेंड के आने की वजह से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। डिजेनरेसी का मतलब हैविंग द सेम एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। जैसे ही इस कंडीशन में 2 लिगेंड्स हैं इसके संपर्क, मेटल के संपर्क में आते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसमें 2 सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। एक को T2G सेट कहते हैं और एक को हम EG सेट के नाम से जानते हैं। EG सेट की एनर्जी हायर हो जाती है और T2G की जो एनर्जी है वो कम रहती है। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो EG सेट है उनकी एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर रिपल्सन, और इसी के बेसिस पे स्प्लिटिंग जो होती है डिजेनरेट लेवल की हो जाती है, और स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग के बेसिस पे हमें एक एनर्जी गैप मिलता है,
और उस एनर्जी गैप को हम डिफरेंटली समझते हैं। देखिए दूसरा हमारे पास इसमें कैसे समझा जाए उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल जो है वो कैसे एक्सपीरियंस करता है। सेंट्रल डी एक्स वाई और डी एक्स डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होंगे। सबसे पहले ये तो हमारे पास एक सिंपल ऐसा सिस्टम है, जो सिस्टम हमें ऑक्टाहेड्रल के बारे में बता रहा है, जहाँ पर सेंट्रल में एक मेटल एटम है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। दूसरी बात, जो हमारे पास डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वो पॉइंट्स राइट एट द लूप्स। लिगेंड्स जो होता है, ये जो सेंट्रल मेटल का जो एटम है उसका डी ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग दिख रहा है आपको, मीन्स दीज लोब्स आर लाइंग ऑन द एक्सिस in case of dz square, in case of dx square minus y square. In the both the cases, the orbitals are lying on the axis. इस यहाँ पर भी एक्सिस के ऊपर कह सकते हैं हम कि ये एक्सिस के ऊपर है, लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही ये जो ऑर्बिटल हैं इनके नज़दीक लिगेंड आता है, तो इन एक्सिस के ऊपर वाले जो लोब हैं इनमें रिपल्सन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, एंड उनकी जो ओरिएंटेशन है उससे उसकी एनर्जी बदल जाती है, और इन दोनों ऑर्बिटल को कंबाइंड फॉर्म पे ईजी सेट कहा जाता है। और जी का मतलब यहाँ पे जी रेड से रिलेटेड होता है, और इनकी एनर्जी जो है वो स्लाइटली हायर हो जाती है इन केस ऑफ these kinds of orbitals where dxy, dyz and dxz या dzx, all these three orbitals are in same position but their axes are different। और इसमें जो lobes होते हैं, these lobes are lying between the axis not on the axis। उसमें क्या था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में, उसमें लोब्स जो है एक्सिस के ऊपर थे, यहाँ पर जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में है। तो ड्यू टू दिस रीजन, दिस काइंड ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस लेस और लेसर repulsion than that of the dx square minus y square dz square। comparatively वो दो थे तो उसको E बोला गया, यहाँ पे दो तीन है तो उसको T बोला गया है, T2G। तो यहाँ पर इस पूरे तीन के सेट को कंबाइंड रूप पे T2G बोला जाता है, और ये लिगेंड्स आर बिटवीन द लोब्स एंड दे विल लेस स्ट्रांगली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो कंपेरेटिवली इसकी ईजी से अपने आप ही एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगी। कब? जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। नाउ व्हाट विल हैपन इन डी ऑर्बिटल, दिस इज द सिचुएशन हियर। एक फ्री मेटल एटम था जिसमें लिगेंड का कोई इंटरेक्शन नहीं था, और मेटल आयन प्लस लिगेंड आया, नेगेटिव चार्जेस आने शुरू हुए, तो उसका एवरेज जो रिपल्सन था लिगेंड्स और डी ऑर्बिटल के बीच में स्लाइटली बढ़ गया। लेकिन जैसे ही कॉम्बिनेशन होना शुरू हुआ, कंबाइन होना शुरू हुआ, तो इसके बीच में जो तीन डिफरेंट डिफरेंट सेट से उनकी एनर्जी कम हो गई, और जो दो डिफरेंट डिफरेंट सेम एनर्जी के जो थे उनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। हमने कहा कि डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इनके लोब ऑन द एक्सिस थे, जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस कर रहे थे ज़्यादा रिपल्सन को। तो दिस इज स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो ये समझना हमें ज़रूरी है कि डिजेनरेट स्टेट में डी ऑर्बिटल जब एक्सपीरियंस करता है अपने लिगेंड्स को अपने आसपास, तो ये अपने दो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अब सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास एनर्जी सेट था इसको हम देखें तो इसमें ये जो पूरी एनर्जी डिफरेंस है इसको हम डेल से इंडिकेट करते हैं और समटाइम्स इट इज़ इंडिकेटेड डेल बाय डेल ओ। ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बेरी सेंटर कहते हैं। इस बेरी सेंटर से एनर्जी अप लेवल की एनर्जी को प्लस में इंडिकेट करेंगे, इसको हम यहाँ पे नेगेटिव के टर्म्स में दिखाएंगे, जिसको हम एक अलग वे में दिखा सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड की जो स्प्लिटिंग है वो 5 ऑर्बिटल से बनती है, हमने कहा था,
ओ जो है ऑक्टाहेड्रल से ही इंडिकेट किया जाता है, क्वांटिफाई होता है। और जैसे ही एनर्जी की हम बात करते हैं तो 0.6 डेल ओ से यह इंक्रीज करेगी ईजी की, और 0.40 से ये डिक्रीज करेगी T2G की। और उसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है इसको देख रहे हैं हम, टोटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, तो हम इसको बोलते हैं 3 ऑर्बिटल कम है तो 3/5 डेल ओ, इसको बोलते हैं हम 2/5 डेल ओ। तो 3/5 हमारे पास वैल्यू हो जाती है 0.6 डेल ओ, और इसकी वैल्यू हो जाती है 0.4 डेल ओ। और ये डिक्रीज हो रहा है तो इसके लिए माइनस वर्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि ये इन दोनों के बीच ये डिक्रीज वैल्यू आएगी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। T2G के केस में 0.4 डेल ओ, जिसको हम 4 DQ के से भी हम कहेंगे, और जो इंक्रीज कर रहा है वो 0.60 एनर्जी से इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करेगा तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी के आधार पर हम इस पूरे सिस्टम के लिए T2G और EG के टर्म्स में हम एक उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा कि 0.4 एनर्जी T2G में थी, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो T2G में जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम 0.4 से माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल इंटू डेल ओ प्लस n इंटू पी। और यहाँ पे p जो है वो पेयरिंग एनर्जी है। और यहाँ पे पूरी तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम किस प्रकार से निकालेंगे। और ये जो वैल्यू हम निकालते हैं ये किसी भी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को समझाता है। नाउ अगर आपको ये पार्ट 1 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे गुरुकुलम ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के बेसिस पे अपनी क्वेरी को शांत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।